हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज का इस टॉपिक रहने वाला है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हम इन्वर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का जो है अपन इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जब भी अपन इन्वर्स की बात करते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों जो है इक्वल होना चाहिए, है ना। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये सारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं डेफिनेशन, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है ना। तो लेट ले लीजिएगा, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है n है। n का मतलब है n बाई n का ऑर्डर, मतलब n इसमें रोज है और n ही कॉलम है ना। देन ए स्क्वायर मैट्रिक्स b, तो स्क्वायर मैट्रिक्स b सच दैट, वो किस प्रकार होना चाहिए कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, है ना। ये आपका क्या आ रहा हो सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो, है ना। तो ये बनना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो तो अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ए इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। तो किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को जो अपन डिनोट किससे करते हैं, ए इन्वर्स के द्वारा। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। एक फॉर्मूला होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है एडजॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इनमें मैंने अलग से जो है वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एडजॉइंट, कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट फाइंड करने का। सिमिलरली डिटर्मिनेंट भी मैंने फाइंड करना है, बताया है कैसे निकालते हैं उसको। तो वो सारा जो फॉर्मूला है वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि कैसे एडजॉइंट ए फाइंड किया जाता है, कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इसके, कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हो तो इन्वर्स जो फाइंड करने के लिए पहला कंडीशन है वो क्या है, मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव देयर इन्वर्सेस, है ना। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव देयर इन्वर्सेस, ठीक है। तो जब भी इन्वर्स की बात करेंगे तो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे बात कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कब होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इन्वर्टिबल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन यूज की थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो ए होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। और बी जो है इसको बोलते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो ये वर्ड है कुछ, इन्वर्टिबल और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेकंड यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका मैट्रिक्स केवल जो है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, है ना, डिफाइन होगा। कैसे, अगर आपने मान लीजिए, सबसे पहला यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और दूसरा पार्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो एक केस आएगा, वो आएगा आपका 0, है ना। वो क्या आएगा, 0 आएगा या फिर नॉन 0 आएगा, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स को सिंगुलर अपन कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट अगर निकाला वो कैसा आ रहा हो, 0 आ रहा हो, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन 0 हो।
तो इसको बताने का उद्देश्य यहाँ पे ये है कि इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्स, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव या डोंट हैव इनवर्सेस, है ना, इनवर्सेस, या सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्स, सिंपली लाइक कर दीजिए इनवर्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स के पास जो इनवर्स नहीं होता है, इसका मतलब ये है अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन है, अब वो कहता है इस मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट तो फाइंड वैसे भी करना होगा, फॉर्मूला होता है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला ही होता है इनवर्स फाइंड करने का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए। जैसे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे या तो वो जीरो आ रहा होगा या फिर वो नॉन जीरो आ रहा होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा हो तो उस मैट्रिक्स का जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे बिना ही सॉल्व करना शुरू कर दिए, बाद में कह रहे हैं दिक्कत हो गया, है ना। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि जब भी देखिए आप जब इनवर्स फाइंड करते हैं ना, ए इनवर्स, तो आप लिखते क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपने जीरो रख दिया तो पूरा का पूरा ए इनवर्स जो है अनडिफाइन हो जाएगा, राइट। इसीलिए जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए को जीरो नहीं लेते हैं, है ना। तो सिंपली बात कर रहा हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ रहा है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में इनवर्स जो है फाइंड नहीं कर सकते, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो उस केस में जो है फिर अपन इनवर्स की बात कर सकते हैं, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे करेंगे तो और क्लियर होगा वो। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी है। प्रॉपर्टी फर्स्ट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव देयर इनवर्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन मस्ट है इनवर्स फाइंड करने के लिए। दूसरा, सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्सेस, यानी कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो उस केस में जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ प्रॉपर्टी को और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करें और उसका भी जो है इनवर्स फाइंड कर लें तो वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है ना। ये एक तरीका है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है और उसका भी आपने इनवर्स निकालोगे तो वो उस मैट्रिक्स के जो है इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, मान लीजिए कोई ए बी सी एंड डी, ये कोई 2x2 का मैट्रिक्स लिखा है, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ट्रांसपोज ए डैश या ए टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ए बी सी डी, यानी कि आपको जो रो लिखा हुआ है ए बी, इसको जो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके से, और दूसरा जो रो है सी डी, इसको जो है अगला कॉलम सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकल के आ गया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है फोर्थ नंबर की, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें फिर उसका इन्वर्स कर दें, है ना, ये लिखा हुआ -1। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें फिर उसका इन्वर्स निकाल लें, या फिर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लें, तो वो दोनों जो है इक्वल होते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी से। ये आप लोग वेरीफाई करना एक एग्जाम्पल लेके, है ना, एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करना कि एक मैट्रिक्स लेना ए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, है ना, फिर उसका इन्वर्स निकालना, ये पहला इक्वेशन नंबर दे देना। फिर क्या करना, कोई मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना। अगला जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी कोई मैट्रिक्स दिए हैं आपको, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा कोई मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स ए ले लीजिएगा, दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लीजिएगा बी, ठीक है। अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू बी। जैसे ये प्रोडक्ट आ जाए फिर इसका निकालना है इनवर्स, यानी कि ए बी इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर दे देना 1। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स निकाल लेना ए इनवर्स, और मैट्रिक्स जो बी है उसका इनवर्स निकाल लेना बी इनवर्स, है ना। जैसे आप इसको ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लोगे, आपके पास क्या करना, फिर निकालना है आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। जैसे आपका जो आ जाए इसको इक्वेशन नंबर 2 देना। फिर आपको चेक करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका एग्जाम्पल से प्रूफ करने का होता है, आप उससे ईजिली कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको ट्राई कीजिएगा और वेरीफाई कीजिएगा क्या ये बाकी में इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। चूंकि इक्वल होते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको बाय यूजिंग एग्जाम्पल, है ना। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी लिखा है, इफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स
यानी कि कोई मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है उसका जो है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, उसको अपन बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना। तो अगर ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी जो है सिमेट्रिक होता है ना। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पे किसी मैट्रिक्स को कब सिमेट्रिक बोलेंगे, तो मैं इसको यार लास्ट में नीचे डिफाइन कर रहा हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, अगर कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ये इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी था 6वें नंबर का कि इफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इज सिमेट्रिक देन इट्स इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी लिखा है 7वें नंबर का कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आप इनवर्स निकालते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, या अगर कोई मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं आफ्टर देन उसका इनवर्स निकालते हैं, तो दोनों जो है आपके इक्वल आते हैं ना। लास्ट प्रॉपर्टी जो दिया है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का इनवर्स या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, देन ये आपका आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे मैं 2x2 का लिखूँ तो क्या होता है 1 0 0 1। अगर 3x3 का लिखूँ तो 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 0 1 0। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ उसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे जो हमने डिस्कस करी हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल से जो है डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा कि किसी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3, यानी पहला रो लिखा हुआ है 2 3 1 5, मतलब फर्स्ट रो है 2 3 और सेकंड रो है 1 5, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए का जो है आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर दो चीज फाइंड करनी है, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस तरीके से लिख लेंगे 2 3 1 5। 2/2 को डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, जिसका लिंक जो है मैं प्लेलिस्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आप उसको, तो आप वहां से जाकर उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने इस पर बनाया है डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना मैं इसलिए आपको बताता हूँ। वो आपका ये दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 का जो कि आएगा 10, फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 कितना आएगा 3, जो कि आपका आएगा 7। अब 7 कैसा है आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं है ना। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे जो है नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। हैंस मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपने मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, अगर वो नॉन जीरो आ जाए तो ये कंफर्मेशन है कि इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसका इनवर्स मिलेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो जीरो आ जाता, तो उस केस में हम इसका इनवर्स फाइंड ही नहीं करते क्योंकि निकलेगा ही नहीं उस केस में। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आ जाएगा तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। राइट, ऐसे समझ लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट आपने निकाला मैट्रिक्स ए का जो कि नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए आपको दो चीज चाहिए होती हैं, पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर निकाल चुके हैं जिसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 7, अब अपन को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देयर एग्जांपल्स करके एक वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो एडजॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन को माइनर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आप देख सकते हैं अगर इस मैट्रिक्स को मैं कंपेयर कराऊँ यहाँ पे इसके द्वारा A11, A12, A21, A22, है ना। तो मान लीजिए A11 के करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकालता हूँ तो उसको बोलूँगा मैं M11। तो इसका जब A11 के करस्पॉन्डिंग जब मैं माइनर निकालूंगा तो ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो ये दोनों हट जाएंगे, एलिमेंट बचा है केवल A22। A22 का वैल्यू यहाँ से कंपेयर कराएंगे इस मैट्रिक्स से जो कि आपको गिवन है। यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है यहाँ से अगर कंपेयर कराएंगे तो ये वैल्यू आपका होगा A22 का, जो कि आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ऐसे ही अगर आप A12 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे जो कि आएगा M12, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकालेंगे तो ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो हट जाएगी, तो एलिमेंट बचेगा A21। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 1, ये आपका आ गया माइनर M12। ऐसे ही आप A21 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे जो कि आएगा M21, तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग जब आप निकालेंगे तो ये वाला एलिमेंट जो है ये पूरा एंटायर रो और ये पूरा एंटायर कॉलम हट जाएगा, तो A12 आएगा। A12 का वैल्यू गिवन मैट्रिक्स में 3 है, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है M22। तो M22 मतलब इस वैल्यू को आप निकालेंगे तो ये वाला पूरा कॉलम ये एंटायर रो हटेगी, तो A11 आएगी यहाँ से, ठीक है। तो A11 का वैल्यू अगर आप गिवन मैट्रिक्स में देखें तो वैल्यू कितनी है 2। तो ये सारे आपके जो है माइनर्स निकल चुके हैं, क्योंकि आपका मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसके केवल 4 माइनर्स निकल सकते हैं, M11, M12, M21 एंड M22। अब बात करते हैं यहाँ पे कोफैक्टर के लिए, है ना। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए इसके 4 कोफैक्टर्स निकलेंगे यहाँ पे। तो पहला कोफैक्टर होगा आपका, जैसे फॉर्मूला कोफैक्टर का होता है Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। Cij यहाँ पे कोफैक्टर को डिनोट करता है, Mij यहाँ पे माइनस को डिनोट करता है और -1 की पावर i प्लस जे ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कोफैक्टर निकलेंगे। सबसे पहले निकलेगा C11, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कोफैक्टर आएगा C11। चूंकि C11 में क्या है यहाँ पे i भी 1 है और j भी 1 है, फॉर्मूला आपके पास दिया ही हुआ है, तो आ जाएगा -1 की पावर i भी 1 है और j भी 1 है, तो ये हो गया 1 + 1 Mij। i भी 1 है और j भी 1 है, तो M11। ये आपका पास आएगा -1 की पावर 2 इंटू M11 का वैल्यू आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। M11 का वैल्यू आ रहा है 5, -1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी बचे हुए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे C12। जब C12 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर आएगा 1 + 2 जो कि -1 होगा, राइट। और आएगा M12 का वैल्यू कितना है 1, तो -1 × 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। एक बार फिर से मैं यहाँ पर साइड से लिख देता हूँ। एक्चुअली ये बनेगा C12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 M12, है ना। तो आप देख सकते हैं M12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा -1 की पावर 3। तो -1 की पावर अगर ऑर्डर नंबर में पावर आ रहा है तो उसका वैल्यू -1 होता है, यानी -1 होता है। तो -1 × +1 कितना आएगा -1, जो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसी तरीके से अपन निकालेंगे C21। जब C21 निकालेंगे तो आएगा -1 की पावर 2 + 1, है ना। तो -1 की पावर 2 + 1 कैसा आएगा नेगेटिव। और M21 का वैल्यू कितना है 3, क्योंकि देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ C21 जो आप कैलकुलेट करेंगे -1 की पावर 2 + 1 M21, है ना। तो M21 का जो वैल्यू है वो कितना है 3 है, और ये -1 की पावर 2 + 1 आ रहा है -1, है ना। तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। इसके बाद निकलेगा C22। जब आप C22 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखिए C22 इक्वल टू आएगा -1 की पावर 2 + 2, है ना, M22। तो M22 का वैल्यू कितना है 2 है, और -1 की पावर 2 + 2 कितना आएगा -1 की पावर 4। -1 की पावर 4, चूंकि -1 की पावर इवन नंबर में पावर है तो -1 का वैल्यू कितना होगा +1। तो +1 × 2, क्योंकि M22 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1 × 2 कितना देगा आपको 2।
तो यहाँ पर सारे कोफैक्टर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं C1 से लेके C22 तक। अब हम बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, देखिए। तो यहाँ पे हमने एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रखा है जो कि आपका किसके करस्पॉन्डिंग आता है, A11, A12, A21, A22। उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो है C11, C12, C21 एंड C22। इन सब की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सारी वैल्यूज का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं C11 का वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए C11 यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है जो कि आ रहा है वैल्यू 5, और C12 का वैल्यू आ रहा है -1, है ना। तो आ जाएगा यहाँ पे 5 -1, है ना। और C21 और C22 का वैल्यू देख लीजिएगा। C21 का वैल्यू आपका आ रहा है -3 और C22 का वैल्यू आ रहा है 2। तो ये आ गया -3 एंड 2, -3 एंड 2। तो ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको जो है एडजॉइंट अगर निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो उसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका ले लो ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ कैसे निकलेगा, जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है उसका अगर अपन ट्रांसपोज ले लें, है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका कितना है, 5 -1 -3 एंड 2, उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो आपका रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे सेकेंड रो भी सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे होता है, फर्स्ट रो लिखा है 5 -1, तो ये हो जाएगा 5 -1, यानी कि फर्स्ट रो जो है आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, कॉलम आप देख सकते हैं इधर। ऐसे सेकेंड रो जो है वो -3 + 2 है, तो ये आ जाएगा -3 एंड ये आ जाएगा +2, ये दूसरा कॉलम बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड रो थी, यहाँ पे ये सेकेंड कॉलम है। तो ये जो है इसी को अपन बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो अपने पास एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अपन को एक्चुअली फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू यहाँ पे 7 आ रहा था, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ A अपन फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करना है। सो नाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो अब बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A के बारे में, तो ये आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एक ही बात है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो जब भी इनवर्स इसका फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 7 है और एडजॉइंट ऑफ A अपन ने फाइंड कर ही लिया है, जो कि आया था आपका, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ A 5 -3 -1 2, 5 -3 -1 एंड 2। एक और चेक कर लीजिएगा, 5 -3 -1 एंड 2। ये आपका जो है इनवर्स आ गया। आप इसको कैलकुलेटर कर लीजिएगा अंदर ले जाके, तो ये आएगा 1/7 को जब अंदर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, है ना। तो 1/7 का जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1 आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा /7। ऐसे -3 से 1/7 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3/7। -1 का जब 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/7। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा -1/7। ऐसे ही जब 2 से 1/7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2/7, ठीक है। तो ये आपका जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। तो इस 2/2 के मैट्रिक्स को अगर आपको कोई दिया हुआ है उसका इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 का दिया है और कह रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A पर डिटरमिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आ रहा है या फिर नॉन जीरो आ रहा है। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आ रहा होगा तब तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो आ रहा है तो उस केस में आपका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। उस केस में फिर आपको जो है सारे माइनर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और सारे कोफैक्टर्स जो है कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे सारे कोफैक्टर्स आपके फाइंड आउट हो जाएं फिर आपको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा,
ठीक है। जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका आ जाएगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, फिर आपके पास जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इन दोनों का वैल्यू जो है इनवर्स वाला मैट्रिक्स के फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा इसमें, और जैसे आप रखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कहीं क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेके बात करेंगे जो कि 3x3 मैट्रिक्स का होगा, पर उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे कि इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रहा हूं यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड 5। तो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 -3 एंड 5। सो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वर्क के लिए दिया हुआ है। आप लोग उसको ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि सबसे पहले तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको लिखना है सिर्फ ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, कि ए जो इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू जो ऐसा मैट्रिक्स में तो नहीं बना पाओगे, बट आप उसको ट्राई कर सकते हैं जो होमवर्क है ना। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ इतना लिखना है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका। ठीक है, तो चलिए आगे 3x3 का मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे कि उसका जो है इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द इनवर्स, एस लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 -1 and 2, सेकेंड है 0 2 -1 और तीसरा है थर्ड रो है 2 1 1। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के लिए। इसको जो है इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का, तो बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो इनवर्स फाइंड करने का सबसे पहला तरीका होता है जो कि फॉर्मूला में बता चुका हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो दो चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट कर भी रहा है, सॉरी जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। उसके आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसका लिंक वीडियो को जो है मैं आपका जो प्ले लिस्ट है पूरा रेमेडियल मैथमेटिक्स का वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा उसको, तो आप वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे एक शॉर्ट में बताऊं कैसे फाइंड करना है। जब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, सबसे पहले इस एलिमेंट की बात करूंगा, 1 ऐसे ले लूंगा ब्रैकेट में। जब इस एलिमेंट को ले लूंगा तो पूरा कॉलम और पूरा रो हटेगा। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट मुझे लिखना होगा 2 -1 1 1, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूंगा यहाँ पे। तो 2 × 1 आपका आएगा 2, फॉर्मूले में माइनस आता है वो, और 1 × -1 करूंगा तो -1 आएगा, चूंकि माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आपका +1। ठीक है, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, चूंकि यहाँ -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये पूरा एंटायर कॉलम हटेगा और ये एंटायर रो हटेगी। एलिमेंट बचेगा यहाँ से 0 -1 2 एंड 5। तो 0 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 0 -1 2 एंड 1, ये मैं डिटरमिनेंट बना हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 0, फॉर्मूले का -2 × -1 -2 -2 × -1 ये +2 हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आपका +2। तो ये हो जाएगा 0 × 1 0 और -2 × -1 -2, तो -2 × माइनस ये हो जाएगा +2। फिर लास्ट में बचा हुआ है प्लस फॉर्मूले का और ये 2। अब ये जब 2 लोगे तो ये वाला पूरा एंटायर कॉलम हटेगा और एंटायर रो हटेगी, तो बचेगा 0 2 2 1, ऐसे आएगा 0 2 2 1। इसको कैलकुलेट करो तो 0 × 1 जो कि 0 आएगा, फॉर्मूले का -2 × 2 ये 4 रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 2 + 1 कितना होगा 3, 3 × 1 3 रहेगा, और 0 + 2 2 रहेगा, 2 × 1 2 रहेगा, प्लस 0 -4 -4 रहेगा, -4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा, -8 × प्लस, तो ये माइनस का 8 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 + 2 होते हैं 5 -8 जो कि आपका आएगा -3।
ये जो -3 है वो कैसा है, ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैसा आ रहा है। तो -3 यहाँ पे नॉन जीरो है, सिंस लिख लीजिएगा यहाँ पे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो नॉन जीरो आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो उसको जो है फाइंड करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें जो है एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। एडजॉइंट फाइंड करने से पहले हमें जो है माइनर्स और कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं माइनर्स आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ए जो गिवन था 1 -1 2 0 2 -1 एंड 2 1 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके माइनर्स के बारे में, है ना। इसके माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे माइनर्स जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, सारे एलिमेंट लिख लीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, A23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर आएगा आपका M11। अब मैं इसको बहुत इन शॉर्ट लिखूंगा, पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को लेके, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। अब आपको निकालना है M11, मतलब फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग M11 फाइंड करना। तो पूरा एंटायर कॉलम और ये एंटायर रो, ये दोनों डिलीट होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी एंटायर रो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब आपके पास डिटरमिनेंट बचेगा 2 -1 1 और 1। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 × 1 यानी कि 2 माइनस फॉर्मूले का 1 × -1, ये माइनस आता है, -1 आ जाएगा। तो -1 × माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपके पास लिख रहा हूँ M11 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आप लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने डायरेक्ट बताया कि ये 1 के करस्पॉन्डिंग अगर निकाल रहे हैं तो पूरा एंटायर कॉलम एंटायर रो हटा, तो 2 का मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 का जो है -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। इस M11 आ गया, इसी तरीके से M12 जब मैं -1 की बात करूंगा तो ये वाला पूरा एंटायर कॉलम हटेगा, ठीक है। ये एंटायर जो है पूरी रो डिलीट होगी, है ना। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये पूरा डिलीट होगा, तो एलिमेंट बचेंगे 0 -1 2 एंड 1। तो ये आएगा 0 -1 2 एंड 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 × 1, 0 × 1 क्या आएगा, 0, फॉर्मूले का -2 × -1 -2 × माइनस, ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो M12 आ जाएगा आपका +2। ऐसे ही M13 निकालोगे तो ये फर्स्ट रो की अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो के सारे माइनर्स जो है फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे ना। M13 मतलब आपके पास A13 के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा एंटायर कॉलम और ये वाली पूरी एंटायर रो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स में बात करें ये पूरी एंटायर रो डिलीट होगी, ये पूरा एंटायर कॉलम डिलीट होगा। तो आपके पास वैल्यू बचेगी, आप देख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स 0 2 एंड 2 -1, 0 2 2 एंड 1 है, 2 एंड 1, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे इसको तो इसके पास कितना आएगा, 0 × 1 0 -2 × 2 4, तो आ जाएगा आपके पास -4, क्लियर है। तो इस तरीके से फर्स्ट रो के माइनर्स निकल गए। आपको निकालना है सेकंड रो के माइनर्स। सेकंड रो के जो माइनर्स होंगे उसको अपन बोलेंगे, देखिए A21 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे M21, ठीक है। तो सेकंड रो में कौन कौन से निकलेंगे, M21 M22 और M23। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे सेकंड रो में, तो ये तो पूरी एंटायर रो डिलीट होगी, ये वाला पूरा एलिमेंट चूंकि फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है इसलिए एंटायर कॉलम डिलीट होगा। तो एंटायर रो मतलब सेकंड रो डिलीट होगी और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा। तो एलिमेंट बचेंगे आपके पास 1 2 एंड 1 नहीं बचेगा, -1 2 और 1 एंड 1, ये एलिमेंट बचेंगे जो कि यहाँ बता देता हूँ मैं, -1 2 1 एंड 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1 × -1 आएगा -1, 1 × 2 आएगा 2, 1 × -1 फॉर्मूले का माइनस, फिर 1 × 2 2 आ गया, तो आ जाएगा -3। तो M21 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, -3। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर आपको निकालना है M22। अब आपको M22 की जब वैल्यू निकालेंगे, देखिए M22 का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकालेंगे,
तो ये वाला तो पूरा कॉलम डिलीट होगा, ये वाली पूरी एंटायर रो डिलीट होगी। जब ये कॉलम डिलीट होगा तो आपको इसको कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई एलिमेंट नहीं लेना है। ऐसे ये पूरा एंटायर जो है कॉलम डिलीट होगा यहाँ पे, है ना। तो अब आपके पास वैल्यू बचती हैं फर्स्ट एंड ये लास्ट एंड ये वाली और ये वाली, है ना। ये चार वैल्यू को मिला के डिटरमिनेंट बनाना है, जो कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स से बनाना है, ध्यान ही रखना है आपको ना। तो 1 एंड 2 आप देख सकते हैं, 1 एंड 2 तो आ जाएगा 1 2, लास्ट में आ जाएगा 2 एंड 1, तो 2 एंड 1। तो इस तरीके से जो आ जाएगा 1 इंटू 1 1 फॉर्मूले का -2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3। तो M22 का वैल्यू भी हमसे जो कैलकुलेट हो गया आएगा वो कितना आएगा -3। अब एक वैल्यू और रह गई है M23, कितना M23 मतलब सेकेंड रो की लास्ट वैल्यू, है ना। आपके पास मतलब ये वाली वैल्यू आपको जो कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बताता हूँ, ये वाली वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है आपको। तो ये वाला पूरा एंटायर रो, ये वाला पूरा एंटायर कॉलम ये डिलीट होगा। अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी ये वाली बचेगी, ये वाली बचेगी, ये वाली और ये वाली। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको इस मैट्रिक्स से लेनी है जो कि आपके पास दिया हुआ है, देखिए जो कि क्या आएगा, देखिए A11 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, A12 का वैल्यू -1 है और A31 का वैल्यू 2 है, A32 का वैल्यू जो है 1 है ना। आप देख सकते हैं ये 1 -1 2 एंड 1 ये वैल्यूज हमने पुटअप की हैं यहाँ पे। तो 1 इंटू -1 आप करोगे तो आएगा यहाँ पे +1 फॉर्मूले का माइनस, इसको 1 मिनट रुकिए सही से कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो देखिए 1 इंटू सॉरी दोनों ही 1 1 है, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये दोनों ही जो है 1 1 है ना। तो 1 इंटू 1 ये आपके पास आएगा 1 फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 इंटू -1 आएगा -2, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो हो जाएगा +2, 2 + 1 आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M23 का जो वैल्यू आएगा वो +3 आएगा, है ना। तो सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग पे अपन ने सारे माइनर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे थर्ड रो की, है ना। थर्ड रो के जो माइनर्स होंगे जैसे A31 A32 A33, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आएंगे वो आएंगे M31 M32 एंड M33, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अपन M31 की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये पूरा एंटायर कॉलम डिलीट होगा और ये वाली एंटायर रो डिलीट होगी, है ना। तो ये वाली पूरी रो डिलीट हो जाएगी तो इसमें कुछ नहीं लेंगे अपन और पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा ये। तो एलिमेंट कौन कौन से बच रहे हैं अपने पास, सिर्फ ये एलिमेंट्स बचेंगे, राइट। तो A12 A13 A22 A33 इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स यहाँ से अपन चेक करेंगे वो आएगा आपके पास -1 2 एंड 2 -1 2 2 एंड -1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -1 इंटू -1 ये आ जाएगा +1, फिर फॉर्मूले का -2 इंटू 2 4 होता है तो ये 4 रहेगा, ये आपका कैलकुलेट हो गया आएगा -3। तो आपका जो M31 आएगा वो कितना आएगा -3। ऐसे आपको निकालना है M32 का मतलब ये सेकंड वैल्यू, है ना। तो ये वाला पूरा कॉलम डिलीट होगा, रो केवल फर्स्ट वाली ही डिलीट होगी, राइट, सॉरी थर्ड रो डिलीट होगी आपकी, है ना। थर्ड रो डिलीट होगी तीनों ही एलिमेंट के लिए, है ना। यहाँ पे कॉलम सेकंड डिलीट होगा। तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी बचेंगी भाई साहब, 2 तो ये वाली बचेंगी और 2 ये वाली बचेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको डिटरमिनेंट बना लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा जो है A11 A21, ये वाला जो है ना A11 A21 और A13 A23, है ना। अगर इस मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो 2 वैल्यू ये रहेंगी और 2 वैल्यू ये रहेंगी। तो 1 0 2 -1। इसको जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -1 आपके पास आ जाएगा -1 फॉर्मूले का -2 इंटू 0 आपके पास 0 रहता है तो यह आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो -1। ऐसे ही M33 मतलब आपको लास्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें लास्ट कॉलम डिलीट होगा और थर्ड वाली जो है रो डिलीट होगी, है ना। तो लास्ट कॉलम और थर्ड रो डिलीट अगर हो जाएगी तो आपके पास केवल ये मैट्रिक्स बचेगा। आप इसको देख सकते हैं 1 -1 0 2, ये आ जाएगा 1 -1 0 2। जिसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, फॉर्मूले का -0 इंटू 1 0 रहता है तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा 2, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो हमने माइनर्स को कैलकुलेट किए हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ माइनस एंड कोफैक्टर्स पे, जहां मैंने 2/2 का मैट्रिक्स और 3/3 का मैट्रिक्स दोनों ही सॉल्व कराए हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है आपके पास इजी वे में आपको समझ में आएगा।
तो यहाँ पे सारे, चूंकि मैट्रिक्स आपका 3x3 का था तो टोटल 9 एलिमेंट होता है 3x3 मैट्रिक्स में, तो अपने पास टोटल 9 माइनर्स निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग सारे माइनर्स हैं, ये सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग सारे माइनर्स हैं, और ये जो है थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग सारे माइनर्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। तो कोफैक्टर निकालना काफी अभी इजी हो जाएगा क्योंकि अपने सारे माइनर्स जो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के बारे में। चूंकि आपका मैट्रिक्स 3x3 का है तो टोटल 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स होंगे वो होंगे आपके C11, C12, C13। सेकेंड रो के जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे वो होंगे C21, C22, C33। और थर्ड रो के जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे वो होंगे C31, C32 एंड C33। तो इन सबको जो है अपन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ कोफैक्टर फाइंड करने का, Cij की पावर -1 की पावर i प्लस j m i j, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले C11 कैलकुलेट करना है। तो C11 का मतलब यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, फॉर्मूला में पुट करना है। तो C11 आपका आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 m11 है ना। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि -1 की पावर 2 आ जाएगा। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर में पावर है तो वैल्यू +1 रहेगा। और m11 का वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, m11 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 1 इंटू 3 आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 3, क्योंकि -1 की पावर 2 1 हो गया, m11 का वैल्यू 3 है, तो 1 इंटू 3 आपके पास कितना आ गया, 3। ऐसे C12 आप कैलकुलेट करेंगे। C12 कैसे होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 m12 है ना। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 जो होगा तो -1 की पावर 3 आएगा जो कि ऑड नंबर में पावर है। तो -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा, -1। और m12 का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, m12 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, -2। ऐसे ही C13 में क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 m13। तो -1 की पावर 1 प्लस 3 मतलब -1 की पावर 4। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर में पावर है तो उसका वैल्यू जो है +1 आएगा। और m13 का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है वो कितना है, -4। तो 1 इंटू -4 आपके पास क्या आने वाला है, -4। इसी तरीके से जो है हम C21 कैलकुलेट करेंगे। -1 की पावर 2 प्लस 1 m21 जो कि आपके पास आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना आएगा, -1 की पावर 3 जो कि आपके पास आएगा -1 इंटू m21। m21 का वैल्यू कितना है, m21 का वैल्यू दिया है -3। तो ये जो आ जाएगा आपके पास -3 इंटू -1 आपके पास आएगा +3 है ना। ऐसे ही आपको C22 कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसका वैल्यू आएगा -3 आफ्टर कैलकुलेटिंग। एंड C33 जो आएगा इसका वैल्यू आएगा -3 अगेन कैलकुलेटिंग। ये जो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये वैल्यूज अगर करेक्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस दीज वैल्यूज आर करेक्ट है ना। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है नो दीज वैल्यूज आर नॉट करेक्ट बिकॉज यू चूज बाय योरसेल्फ। वैसे मैंने चेक कर लिया है ये करेक्ट है लगभग, फिर भी एक बार आप अपने कैलकुलेशन से इसको चेक करिए कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ऐसे ही आपको C31 कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो C31 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वही -1 की पावर 3 प्लस 1 m31 जब रखेंगे उसका वैल्यू, तो ये वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग आएगा -3। एंड C32 सिमिलरली आपका आएगा 1 एंड C33 जो आएगा वो 2 आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग है ना। कैलकुलेट कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ और बहुत सारा जो है इस पे हो चुका है ऑलरेडी है ना। तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर निकाला हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि ये जो है सारी वैल्यूज करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यस दीज ऑल वैल्यूज आर करेक्ट। ओके, अब अगर ये वैल्यू करेक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा है ना, जिसको हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विच इज तो यहाँ पे मैंने बात करी है कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में, जिसका फॉर्मूला ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख रखा है C11 यानी फर्स्ट रो लिखा हुआ है C11, C12, C13, सेकेंड रो है C21, C22, C23 एंड थर्ड रो है C31, C32 एंड C33। ये C31 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
ये सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आप सारी वैल्यूज क्योंकि फाइंड कर चुके हैं, सारे कोफैक्टर की वैल्यू जो फाइंड कर चुके हैं, जैसे C11 का वैल्यू आप देख लीजिए वो कितना है 3, C12 का -2 एंड C13 का -4। तो ये सारी वैल्यूज जो पुट कर दीजिएगा। ऐसे सेकेंड रो में सारी वैल्यूज क्या है 3 -1 -3, 3 -3 एंड -3 एंड थर्ड रो में जो वैल्यूज है -3 1 एंड 2, -3 1 एंड 2। तो ये जो है सारा जो है कोफैक्टर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है इजीली, कैसे इसको निकाला जाता है जो है ना। तो अभी जो अपन ने निकाला है ये आपका जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुका है ना। तो लेकिन अपन को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये वैल्यूज आपने जो निकाली हैं वो ये आई हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलरेडी। 3 -2 -4, 3 -2 -4 एंड 3 -3 3, ठीक है। एंड लास्ट जो रो है -3 1 एंड 2, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 3 -3 -3 -3 1 एंड 2। ये सारी वैल्यूज जो है अभी अपन ने फाइंड करी है कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए, है ना। लेकिन अपन को निकालना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए है, इसका आपको निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज, तब आपके पास जो आएगा वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का सीधा सा मतलब होता है जो आपका रो है वो पूरा का पूरा रो एंटायर कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, जो कि आएगा 3 -2 -4। ऐसे आपका जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, वो आएगा 3 -3 -3। ऐसे ही जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा -3 1 एंड 2। तो इस तरीके से जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज अपन फाइंड कर लिए हैं, जिसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब जो मैं फाइंड करना था वो था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि हमें निकालना है ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया था, आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो कितनी आई थी, वो आई थी -3, है ना। तो इसका वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा -3 मतलब -1/3 इस तरीके से, क्योंकि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है ना, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं। तो आ जाएगा 3 3 -3, है ना, और फिर आएगा -2 -3 1 -4 -3 एंड 2, ठीक है। तो ये आई होप वैल्यू आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू रखा है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 -3 जो कि हो गया -1/3, और पूरा का पूरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा वैल्यू एज इट इज हमने जो है पुट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे बचा हुआ लास्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अब इस -1/3 से आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि -1/3 का पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी बार में -1/3 का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे ओवरऑल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं सब में जो है -1/3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है -1/3 है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या मैट्रिक्स बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको मैं ए इनवर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। ये फाइनली इनवर्स निकल के आएगा। तो देखिए -1/3 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा आपके पास, तो ये आ गया -1। ऐसे ही जब इस -1/3 का मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। जब इस -1/3 से -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -1/3 का -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देख 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 आपके पास आ जाएगा +1, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसको लिखना होता है। ऐसे ही इस -1/3 का -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2/3 आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। -1/3 का -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आएगा। ऐसे -1/3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -1/3, है ना। अब बात करते हैं लास्ट रो की। तो -1/3 का जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4/3, है ना।
और जब -1/3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1, और -1/3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2/3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सारी वैल्यूज जो है कैलकुलेट करते हैं अपन ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये फाइनल आपका ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल के बताया है हमने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहां मैं आपका जो हेल्प करने की उसको कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन ये है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 3 2 5 1 3 2, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका इनवर्स जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अपना रफ और कॉपी में इसको बनाइएगा। इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि फर्स्ट लिखना है कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, है ना, कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका आंसर मुझे यस और नो में लिखना है, क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी आप जो है मैट्रिक्स को आगे फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना पड़ेगा ना आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा, 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, आप आराम से इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो उसका आंसर लिखना है यस एंड नो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चलिए, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए यहाँ पे चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर एवरीवन। थैंक यू।